गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार मैं मनोज कुमार सिंह फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आपके द्वारा लगातार बार बार यह कमेंट किया जा रहा था कि सर बैंक समाधान विवरण जो है चैप्टर है उस पर भी कुछ वीडियो बनाया जाए, तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बैंक समाधान विवरण जो आपका क्लास 11 का चैप्टर है उस पर मैंने आज के इस वीडियो को बनाया और उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बैंक समाधान विवरण होता क्या है, यानी बैंक समाधान विवरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो जो बैंक समाधान विवरण होता है सामान्यतः जो होता है जो रोकड़ बही का बैंक शेष वाला कॉलम होता है और जो हमारा पासबुक होता है, पासबुक का जो बैलेंस होता है, यानी इन दोनों को बैलेंस को जब हम मिलाते हैं और ये दोनों बैलेंस मैच नहीं करते हैं तो हम इनके कारणों का पता लगाते हैं कि ये दोनों बैलेंस जो है अंतर क्यों बता रहे हैं। और जब हम इन दोनों के बैलेंस को मिलाने के लिए जो विवरण तैयार करते हैं उस विवरण को ही हम बैंक समाधान विवरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। क्योंकि यह दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है लेकिन होता ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको बनाने के बहुत सारे लाभ हैं। मैंने यहाँ एक टॉपिक लिख रखा है बैंक समाधान विवरण की आवश्यकता या महत्व, अभी हम लोग उस पर भी बात कर लेंगे। तो जनरली इस चैप्टर में आप लोग को सुनने को मिलेगा रोकड़ बही का शेष, रोकड़ बही का डेबिट शेष या क्रेडिट शेष। सामान्यतः आप लोग जानते हैं कि रोकड़ बही का शेष जो होता है हमेशा डेबिट होता है, सदैव डेबिट होता है। क्योंकि यहाँ जो रोकड़ बही का शेष की जब हम बात करेंगे तो जो रोकड़ बही होगा वो 2 खाने वाली या 3 खाने वाली रोकड़ बही होगी और उसमें जो हमारा बैंक शेष होगा उस शेष की बात की जाएगी, रोकड़ बही के बैंक शेष की, न कि रोकड़ बही के जो रोकड़ वाला शेष है उसकी। ठीक है, तो हम लोग जब भी रोकड़ बही की बात की जाएगी तो यानी रोकड़ बही का बैंक शेष और बैंक में जो हमारा खाता होता है, चाहे वो करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, उसका जो पासबुक होता है उसकी एंट्री को मिलाते हैं। क्योंकि जो रोकड़ बही होता है वो व्यापारी की बही होती है और जो पासबुक होता है वे बैंक में ग्राहक के खाते की प्रतिलिपि होती है। तो हम जो है अपना जो हमारा खाता होता है, जो हमारा रोकड़ बही होता है उससे हम मैच कराते हैं बैंक के पासबुक को। तो दोनों अगर मैच करें तो ठीक है, लेकिन ये जनरली मैच करते नहीं हैं। इसमें कहीं न कहीं कुछ कमियां होती हैं, कुछ अंतर होते हैं, तो उन कारणों का ही हम पता लगाते हैं इसके माध्यम से बैंक समाधान विवरण बना करके। इन दोनों में अंतर होता है, इन दोनों के अंतर को मिलान करने के लिए हम लोग बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। क्योंकि बैंक समाधान विवरण जो है व्यापारी की इच्छा पर निर्भर करता है। ये चाहे तो व्यापारी 1 महीने में बनाए, चाहे तो 3 महीने में, चाहे तो 6 महीने में, चाहे तो साल, यानी उसकी इच्छा पर है, वो जब चाहे वो बना सकता है। जनरली इसको हम लोग 3 महीने में बनाते हैं, यानी 1 क्वार्टरली में इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको बैंक समाधान विवरण का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आपको संक्षेप में बता देते हैं कि रोकड़ बही का बैंक शेष और पासबुक का जो शेष होता है, इन दोनों को मैच कराने पर जो अंतर आता है उन अंतर के कारणों का पता लगाने के लिए जो हम विवरण तैयार करते हैं उसे ही हम बैंक समाधान विवरण या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। अब दूसरी बात हम लोग बात करते हैं कि बैंक समाधान विवरण बनाने की आवश्यकता क्या है या बैंक समाधान विवरण हम क्यों बनाएं, ये भी प्रश्न उठता है। भाई बिना लाभ के हम तो कोई काम करेंगे नहीं, क्योंकि हम व्यापारी हैं तो हमें उसमें लाभ दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पर बैंक समाधान विवरण के कुछ लाभ को यहाँ पर लिखे हुए हैं और आपको बारी बारी से बताते हैं कि बैंक समाधान विवरण बनाने के क्या लाभ है। तो सबसे पहला लाभ है वो है रोकड़ बही व पासबुक में की गई त्रुटियों का पता लगाना। जब हम रोकड़ बही और पासबुक में जो त्रुटि होगी, यानी जब हमारा अंतर नहीं मैच करेगा, अंतर जो मिलाएंगे उसको, तो उसमें हमको कुछ कमियां दिखेंगी। हो सकता है कुछ कमी रोकड़ बही में हो या तो पासबुक में हो, तो उन त्रुटियों का पता आसानी से इस माध्यम से लगाया जा सकता है। किसके माध्यम से? बैंक समाधान विवरण के माध्यम से। यानी अगर कहीं कोई चेक है जो रोकड़ बही में एंट्री की गई, पासबुक में नहीं की गई, या बैंक का ब्याज था बैंक ने पासबुक में एंट्री कर दी, व्यापारी के रोकड़ बही में नहीं हुआ, तो या फिर कहीं गलती से कोई अमाउंट ज्यादा लिख दिया गया, कम लिख दिया गया, तो उन सब त्रुटियों का समाधान बैंक समाधान विवरण के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। दूसरा बात है चेकों के संग्रहण में होने वाले विलंब का पता लगाना। क्योंकि आज का व्यापार जो होता है उधार होता है और जो
भुगतान किए जाते हैं ज्यादातर चेकों के माध्यम से ही होते हैं। तो जो चेक होते हैं उनको हम लोग बैंक में कलेक्शन के लिए भेजते हैं। तो जो बैंक में हम चेक भेजते हैं तो कुछ चेक ऐसे होते हैं जिनका भुगतान 1 सप्ताह के बाद ही होता है। तो ऐसे चेकों के भुगतान में विलंब न हो या जो विलंब हो रहा है उसका हम पता आसानी से लगा सकते हैं या किस कारण से ये हो रहा है या क्यों हो रहा है। ठीक है, इसका भी पता हम बैंक समाधान विवरण के माध्यम से लगा सकते हैं। और तीसरी बिंदु है छल कपट को रोकना, यानी जो जालसाजी है उसको हम आसानी से बैंक समाधान विवरण के माध्यम से रोक सकते हैं। और ये जो छल कपट है वो करता कौन है? या तो व्यापारी के जो कर्मचारी होंगे, क्लर्क होंगे वो करेंगे, या तो बैंक का कोई कर्मचारी करेगा। क्योंकि बैंक में अगर कोई गड़बड़ी होगा तो हमारा पासबुक डिफरेंस होगा, और हमारे पास अगर कोई व्यापारी कोई गलती करता है, त्रुटि करता है या जालसाजी करता है तो हमारा रोकड़ वही गड़बड़ हो जाएगा। तो उन त्रुटियों को, उन छल कपटों को रोकने के लिए हमको बैंक समाधान विवरण बनाना आवश्यक है। चौथी बात है रोकड़ वही की शुद्धता की जांच में सहायता प्रदान करना। क्योंकि हमने यहाँ देखिए तीसरे पॉइंट पे ही लिखा हुआ है छल कपट को रोकना। तो जो छल कपट को बैंक समाधान विवरण रोक देगा तो जो हमारा रोकड़ वही होगा वो शुद्ध होगा, और हम उसकी शुद्धता को जांच सकते हैं बैंक समाधान विवरण के माध्यम से कि जो रोकड़ वही हमारा बना है क्या ये एक्चुअल में शुद्ध है या इसमें कहीं कोई खामियां, कोई कमी, कोई त्रुटि रह गई है। लास्ट बिंदु है अभिलेखों को अद्यतन बनाए रखना। क्योंकि जो हमारे अभिलेख होते हैं जैसे बैंक पासबुक या रोकड़ वही, इनको हम 2-2 महीने, 3-3 महीने या 6-6 महीने पे जो आपकी अवधि होती है वो हम निर्धारित कर लेते हैं, उतने पर हम उसको अपडेट करते रहते हैं, यानी अप टू डेट या अद्यतन। तो इसके माध्यम से बैंक समाधान विवरण के माध्यम से हमारे जो अभिलेख हैं, चाहे वो पासबुक हो चाहे रोकड़ वही हो, वे अद्यतन होते रहते हैं, जिससे हमारी जो पुस्तकें हैं वे अभी तक के लिए अप टू डेट बनी रहती हैं। तो ये जो बिंदु है ये सब बैंक समाधान विवरण की आवश्यकता, महत्व या बैंक समाधान विवरण क्यों बनाए, उन सब के उत्तर में ये आ जाएगा। आगे अब हम लोग देखने वाले हैं कि बैंक समाधान विवरण बनाते हैं तो जो पासबुक होता है उसका शेष और जो रोकड़ वही का बैंक शेष होता है उसका शेष, इन दोनों में अंतर क्यों होता है, इस अंतर के कारणों का अभी हम लोग पता लगाएंगे या उस अंतर के कारणों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि रोकड़ वही और पासबुक के शेषों में अंतर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। मुख्यतः जो अंतर के कारण है वो 3 ही हैं। ठीक है, अभी अंतर के बहुत सारे कारण आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन जो मेन मुख्य कारण है वो 3 ही हैं। उसमें जो पहला कारण है वो है प्रविष्टि में कहीं भूल या त्रुटि। यानी अगर हम कोई प्रविष्टि कर रहे थे रोकड़ वही में या बैंक प्रविष्टि कर रहा था पासबुक में, तो उन दोनों में प्रविष्टि करते समय यदि कोई त्रुटि हो गई है, ठीक है, यानी हम जो है रोकड़ वही में एंट्री करेंगे तो हमारे क्लर्क या अकाउंटेंट के द्वारा कोई मिस्टेक हो गया, यानी 1000 के अमाउंट की जगह हमने 10,000 लिख दिया या 100 लिख दिया, तो ये त्रुटि होगी जिसकी वजह से पासबुक और रोकड़ वही के शेष में अंतर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कारण है कुछ लेखे केवल रोकड़ वही में या रोकड़ वही में करना। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ लेखे होते हैं जिनका केवल एंट्री रोकड़ वही में हो और बैंक के पासबुक में न हो, तो क्या होगा, हमारे रोकड़ वही में होगा तो हमारा जो रोकड़ वही का बैलेंस है वो तो या तो अधिक हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, और हमारा जो बैंक पासबुक का बैलेंस है वो स्थिर रहेगा। तो इससे भी हमारे रोकड़ वही और पासबुक के शेष में अंतर आ जाएगा। या फिर तीसरा कारण है कुछ लेखे केवल पासबुक में होना, यानी कुछ ऐसे भी लेखे होते हैं जो बैंक के पासबुक में तो हो जाते हैं लेकिन व्यापारी के पास उसके जो रोकड़ वही है उसमें वो नहीं हो पाता है। जैसे बैंक द्वारा अकाउंट पर ब्याज देना या फिर जो है कि उसको बोलते हैं कि चार्ज लेना, बैंक चार्ज लेना या अन्य कोई व्यय काट लेना, तो इससे क्या होता है बैंक का बैलेंस जो है अगर इंटरेस्ट देगा तो बढ़ेगा या फिर कोई चार्ज काटेगा तो घट जाएगा, और रोकड़ वही हमारा स्थिर रहेगा, तो दोनों के बैलेंस को मैच नहीं होगा और इससे कि है हमारा जो रोकड़ वही और बैंक पासबुक है दोनों के अंतर में अंतर हो जाएगा, फिर हमको समस्या का समाधान करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेनली 3 कारण है, वो कौन कौन है, कहीं कोई त्रुटि हो जाए यानी लिखने में अमाउंट गड़बड़ हो जाए, दूसरा है कुछ लेखे केवल रोकड़ वही में हो या कुछ लेखे केवल पासबुक में हो। मेनली यही 3 कारण है। इन 3 कारणों के द्वारा ही हमारा जो रोकड़ वही और पासबुक का शेष है उसमें अंतर होता है। अब ये 3 कारण के आधार पर अभी हम लोग इसको आगे विस्तार से देखते हैं कि इनके कौन कौन से कारण होते हैं अंतर के। उसमें 3 यही मेन कारण छिपे होंगे। ठीक है,
दोस्तों देखिए यहाँ पे रोकड़ बही व पासबुक के शेषों में अंतर के कारण के निम्नलिखित कारण है। इसके पहले मैंने आपको मुख्यतः 3 कारण बताया था। उन 3 कारणों से ही इतने सारे कारण उत्पन्न होते हैं। यानी इन 3 कारणों को अगर हम देखें, इन 10 कारणों को अगर हम देखें तो इनमें वो 3 कारण निहित होंगे जिनके आधार पर हम लोग अभी आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो कारण है ये आपके बुक में क्वेश्चन में दिए होंगे, मेंशन किए होंगे, इसलिए मैं इस कारण पे भी थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं। तो पहला पॉइंट है, यदि व्यापारी द्वारा चेक निर्गमित किए गए परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। ये वो कंडीशन है कि कोई जो व्यापारी है उसने एक चेक जो है इशू कर दिया, लेकिन वो जिस व्यक्ति को चेक दिया उसने अभी बैंक में उसको भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया। तो यानी इस कंडीशन में होगा क्या, हमने जो है अपना जो रोकड़ बही है उसको माइनस कर दिया कितने से, जितना हमने चेक काटा, लेकिन हमारा जो पासबुक है उसमें अभी इतना अमाउंट माइनस नहीं हुआ, यानी हमारा जो पासबुक है वो अधिक होगा। ठीक है, जो हमारा पासबुक है वो कैश बुक से अधिक होगा। तो इसका प्रभाव क्या होगा, हमारा जो अंतर है, हमारा जो कैश बुक है पासबुक से कम हो जाएगा। यानी चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब आपको समझ में आया, हमने चेक निर्गमित कर दिया लेकिन वो भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ। तो इसका क्या प्रभाव होगा, यानी जो हमने 3 कारण बताया था, रोकड़ बही में तो लेखा हो गया लेकिन पासबुक में इसका लेखा छूटा हुआ है या अभी तक नहीं हुआ है, इस वजह से अंतर है। फिर दूसरा कारण है, चेक भुगतान प्राप्ति हेतु बैंक में जमा कराया गया परंतु अभी तक भुगतान न होना। यानी चेक को हमने कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा लेकिन चेक अभी तक हमारे खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अब इसका प्रभाव क्या होगा, आप देखिए जो हमारा कैश बुक है उसको हमने प्लस कर दिया, ठीक है, जो हमारा कैश बुक है हम उसको प्लस कर दिए, लेकिन हमारा जो पासबुक है वो क्या है, अभी वो पासबुक हमारा माइनस पर ही है, यानी वो हमारा पहले वाली अवस्था में ही है। तो हमारा जो ये रोकड़ बही है ये ज्यादा हो जाएगा और जो हमारा पासबुक है उसका बैलेंस कम हो जाएगा। यानी इसका प्रभाव क्या है, चेक भुगतान प्राप्ति हेतु बैंक में जमा करा गया, हमने क्या किया, रोकड़ बही में लेखा किया, पासबुक में इसका लेखा नहीं हुआ। यानी वही कारण जो हमने 3 कारण इसके पहले बताया था उनमें से ये कारण है, किसी एक पक्ष में लेखा होना और दूसरे पक्ष में लेखा न होना। तीसरा जो कारण है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, यानी बैंक में चेक जमा कराया किंतु अप्रतिष्ठित हो गया। अप्रतिष्ठित का मतलब आप जानते ही हैं, यानी हम चेक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत करें लेकिन बैंक उस चेक का भुगतान करने से इनकार कर दे। वो इनकार करने का कारण कोई कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम अप्रतिष्ठा या डिसऑनर कहते हैं। इस स्थिति में क्या होगा, हमारा जो बैलेंस है रोकड़ बही का उसको तो हमने क्रेडिट कर दिया है, जो हमारा कैश बही है, कैश बुक है, वो हमारा क्या है, क्रेडिट हो गया है, यानी हमारा जो कैश बुक है वो प्लस हो गया, और हमारा जो पासबुक है वो क्या है, पहले वाली अवस्था में, यानी वो कम हो जाएगा। तो इसका प्रभाव क्या होगा, जो हमारा कैश बुक है वो ज्यादा हो जाएगा पासबुक से। ठीक है, हमने चेक के अमाउंट को कैश बुक में एंट्री कर लिया लेकिन उसका भुगतान अभी हमारे खाते में नहीं हुआ। इसका प्रभाव क्या होगा, हमारा पासबुक जो है अभी पूर्व वाली अवस्था में और हमारा कैश बुक जो है हमने चेक के अमाउंट को उसमें जोड़ लिया, तो ये दोनों अंतर होगा। इसका भी वही कारण है कि रोकड़ बही में इसका लेखा हुआ लेकिन पासबुक में इसका लेखा नहीं हुआ। चौथा बिंदु देखिए, बैंक द्वारा ब्याज दिया गया, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, यानी ये वो पक्ष है जब बैंक द्वारा लेखा किया गया लेकिन पासबुक में व्यापारी द्वारा रोकड़ बही में व्यापारी द्वारा लेखा नहीं हुआ, ये वो कारण है। इसको ध्यान दीजिएगा, बैंक द्वारा ब्याज दिया गया, यानी जब बैंक जो है पासबुक में ब्याज दी, इसको प्लस कर दी, और हमारा जो कैश बुक है वो पूर्व की अवस्था में है, तो ये क्या होगा, हमारा पासबुक का बैलेंस हमारे कैश बुक के बैलेंस से ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों में अंतर दिख जाएगा आपको स्पष्ट। फिर है 5वां पॉइंट है, बैंक द्वारा बैंक व्यय तथा कमीशन लिया गया, बैंक चार्ज एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। जो बैंक है वे जो ग्राहक की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है तो उसके बदले बैंक व्यय और कमीशन भी वो लेता है। तो जब कमीशन लेगा तो बैंक क्या करेगा, उसके खाते में भी अमाउंट को
डेबिट कर देगा। तो हमारा जो बैंक बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा पासबुक का बैलेंस माइनस हो जाएगा, और हमारा जो कैश बुक है वो पहले की अवस्था में होगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा कैश बुक का बैलेंस अधिक दिखाएगा और पासबुक का बैलेंस हमारा कम दिखाएगा। ठीक है, अभी हम आपको केवल कारण बता रहे हैं। इसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे कि हम इसको जब बैंक समाधान विवरण में बनाएंगे तो किसको घटाएंगे, किसको जोड़ेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी मैं पहले आपको कारण बता रहा हूँ। छठा कारण है बैंक द्वारा सीधा भुगतान। कभी कभी बैंक क्या करता है, सीधे ग्राहक की ओर से भुगतान कर देता है और इसकी सूचना ग्राहक को नहीं होती है। जैसे डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, कभी कभी बैंक जो है ग्राहक की जो LIC होती है, जो लोन होते हैं या अन्य किसी कोई देयता होती है, उसको बैंक सीधे पेमेंट कर देता है और इसकी सूचना व्यापारी को नहीं मिल पाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो पासबुक है वो माइनस हो गया, कैश बुक हमारी पूर्व की अवस्था में है, तो हमारा होगा क्या, जो हमारा कैश बुक है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये वही पक्ष है, यानी एक पक्ष, यानी हमारा क्या है, बैंक में पासबुक में हमारी एंट्री हो गई, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। तो तीन जो हमने कारण बताया था, पहला कारण था या तो कोई गलत अमाउंट लिख दे, दूसरा था केवल रोकड़ बही में एंट्री हो, तीसरा था केवल पासबुक में। तो ये तीसरा वाला कारण है, केवल इसकी एंट्री पासबुक में हुई। सातवां पॉइंट है प्राप्त चेकों का लेखा न होना, रिसिप्ट ऑफ चेक्स अनरिकॉर्डेड। यानी हमको किसी ग्राहक से कोई चेक मिला, हम उसको रोकड़ बही में बिना एंट्री किए सीधे हम बैंक खाते में भुगतान के लिए जमा कर दिया और उसका भुगतान भी बैंक में हो गया। तो हमारा खाता जो है वो क्रेडिट हो गया, यानी जो हमारा बैलेंस है, हमारे पासबुक का जो बैलेंस है वो प्लस हो गया, और हमारा जो कैश बुक है वो पहले वाली अवस्था में रह गया, यानी हमारा पासबुक ज्यादा हो जाएगा और कैश बुक जो है वो कम हो जाएगा। कैश बुक की अमाउंट कम रहेगी और पासबुक की अमाउंट उतनी राशि से बढ़ जाएगी जितना चेक हमको प्राप्त हुआ, उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए अपने कैश बुक में, उसकी एंट्री नहीं किए, सीधे पेमेंट के लिए बैंक में डाल दिए। आठवां पॉइंट है रोकड़ बही में चेक की प्रविष्टि होना पर बैंक में न भेजा जाना। यानी रोकड़ बही में हम चेक की प्रविष्टि तो कर लिए, लेकिन उसका कलेक्शन के लिए उसको बैंक में नहीं जमा कराया गया, तो इसका क्या स्थिति प्रभाव पड़ेगा, जो हमारा कैश बुक है वो पासबुक से डिफर हो जाएगा। यानी क्या लिखा है, चेक एंटर्ड इनटू कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे चेक हमने एक लिखा, उसको भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया, तो क्या हो जाएगा, हमारा कैश बुक ज्यादा हो जाएगा और हमारा पासबुक जो है वो कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नवा, देखिए बैंक द्वारा ब्याज एवं लाभांश की वसूली, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक क्या करता है, ग्राहक की ओर से ग्राहक का जो ब्याज होता है, जो लाभांश होता है, उसको सीधे एकत्र करता है, या ग्राहक के द्वारा अपना अकाउंट नंबर दे दिया जाता है और जो व्यक्ति लाभांश देना होता है वो सीधे अकाउंट में डाल देता है। इसकी सूचना जो है ग्राहक को नहीं मिल पाती है, क्योंकि ये सीधे बैंक में जाता है तो बैंक खाते में हमारी एंट्री हो जाती है, लेकिन जो हमारा पास कैश बुक है वो उसमें उसकी एंट्री नहीं हो पाती। यानी एक पक्ष जो बैंक है उसमें इसका लेखा हो गया, लेकिन जो दूसरा पक्ष है हमारा कैश बुक, उसमें इसका एंट्री नहीं हो पाया। तो जो हमारा कैश बुक है वे पूर्ववर्ती रहेगा और जो हमारा पासबुक है वो प्लस हो गया, तो हमारा पासबुक का अमाउंट जो है हमारे कैश बुक के अमाउंट से अधिक शो करेगा। तो ये अंतर का एक कारण हो जाएगा। आखिरी देख लीजिए 10वां पॉइंट है, यदि किसी ग्राहक ने सीधे व्यापारी के खाते में चेक या रुपया जमा कर दिया हो, यानी हमारी किसी से कुछ पैसे चाहिए थे या कोई अन्य बकाया रहा होगा और ग्राहक ने सीधे हमारे खाते में उस पैसे को जमा करा दिया, जिसकी सूचना हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो पासबुक है, पासबुक जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी हमारा बैंक पासबुक जो है उसमें उसकी एंट्री होगी उतनी राशि से वो अधिक हो जाएगा, और हमारा जो कैश बुक है वो पहले की अवस्था में है, तो इसलिए हमारा जो पासबुक है वो अधिक शो करेगा हमारे कैश बुक के बैलेंस से। तो ये अंतर है। ऐसे तमाम और भी अंतर आपको बुक में देखने को मिलेंगे, लेकिन उनका मूल निचोड़ वही तीन कारण है, किसी रोकड़ बही में लेखा होना, पासबुक में ना होना, या पासबुक में लेखा होना रोकड़ बही में ना होना, या फिर किसी गलत अमाउंट की एंट्री कर देना। ये तीन मुख्य कारण हैं। उन तीन कारणों के आधार पर तमाम प्रकार के कारण बन गए हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हम इनका प्रभाव क्या होगा जब हम बैंक समाधान विवरण बनाएंगे, तो उसमें इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, किसको हम जोड़ेंगे, किसको हम घटाएंगे, उस टॉपिक पर बात करेंगे।
चलिए आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बैंक समाधान विवरण बनाने की स्थितियां, यानी केसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट बनाने के कौन कौन से कंडीशन या परिस्थितियां हो सकती हैं। उसमें निम्नलिखित 4 परिस्थितियां नीचे लिखी हुई हैं जिसको आप देख सकते हैं। इन 4 परिस्थितियों के आधार पर ही हम बैंक समाधान विवरण तैयार करते हैं। ये 4 परिस्थितियां, इनको हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। ये परिस्थितियां आपके क्वेश्चन में मेंशन की हुई होंगी जिसके आधार पर आपको बैंक समाधान विवरण तैयार करना हो। यानी अगर बैलेंस दिया होगा रोकड़ बही के नाम से आप बैंक समाधान विवरण बनाइए तो आप इसके आधार पर ही बैंक समाधान विवरण तैयार करेंगे। और रोकड़ बही का नाम शेष यानी रोकड़ बही का जो शेष होगा वो डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है, जिसको हम लोग अनुकूल शेष या फेवरेबल बैलेंस कहते हैं। तो इस आधार पर जब हम बैंक समाधान विवरण तैयार करेंगे तो जो हमारा लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस कहलाएगा पासबुक का क्रेडिट शेष, ठीक है। जब रोकड़ बही के अनुसार हम बैंक समाधान विवरण बनाएंगे तो जो हमारा बैलेंस आएगा लास्ट में वो क्या हो जाएगा, पासबुक का क्रेडिट शेष, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस किसका हो जाएगा, पासबुक का, ठीक है। पासबुक का वो क्रेडिट बैलेंस होगा। यानी जब हम रोकड़ बही से स्टार्ट करेंगे तो बैलेंस आएगा पासबुक का, और यदि हम पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे तो उसका जो बैलेंस आएगा वो होगा रोकड़ बही का बैलेंस। यानी ठीक इसके अपोजिट होगा। अगर हम पासबुक से स्टार्ट करते हैं तो लास्ट में जो बैलेंस आएगा रोकड़ बही का आएगा, और यदि हम रोकड़ बही से स्टार्ट करते हैं तो लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो पासबुक का होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देखना होगा, यदि यहाँ नाम शेष है तो जो पासबुक का शेष आएगा वो क्रेडिट शेष होगा। और यहाँ देखिए दूसरा कंडीशन है पासबुक के जमा शेष अनुकूल शेष को आधार मानकर। जब हम पासबुक के जमा शेष यानी क्रेडिट शेष को आधार मान करके हम जब बैंक समाधान विवरण बनाएंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो हमारा जो बैलेंस है, जो हमारा उत्तर आएगा, इसके आधार पर बनाएंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा रोकड़ बही का नाम शेष के अनुसार हमारा उत्तर आएगा। यानी यहाँ जो हमारा बैलेंस आएगा किसके आधार पर, रोकड़ बही के नाम शेष, ठीक है। ये दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है, यानी जो बैलेंस इसका होगा वो बैलेंस इसका होगा। ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम नहीं होते हैं तो इसी को हम लोग मिलान करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर यदि हम चलेंगे उत्तर हमारा आएगा पासबुक का जमा शेष, और यदि हम पासबुक के जमा शेष से अगर सवाल को हल कर रहे हैं तो उसका जो उत्तर होगा रोकड़ बही का नाम शेष होगा। तीसरा जो कंडीशन है रोकड़ बही के अधिविकर्ष या क्रेडिट को आधार मानकर। ये अधिविकर्ष होता क्या है पहले तो आप समझ लीजिए। जो ओवरड्राफ्ट होता है, बैंक जो है अपने करंट अकाउंट पर ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है। यानी यदि मान लीजिए कल्पना करिए कि आपके खाते में 10 लाख रुपए है और आपको जरूरत पड़ गई 12 लाख रुपए की, और बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपके खाते पर दी हुई है, तो आपके खाते में जमा राशि 10 लाख जरूर है, लेकिन आप चाहें तो 12 लाख रुपए भी आप निकाल सकते हैं। ये जो जमा राशि से अधिक राशि हमने निकाला, यानी हमको हमारी जमा राशि 10 लाख थी और हमने निकाल लिया, आहरण कर लिया 12 लाख का, तो ये जो 2 लाख ज्यादा हमने निकाल लिया, तो ये जो 2 लाख होगा वही ओवरड्राफ्ट या अधिविकर्ष कहलाता है। यानी जमा राशि से अधिक राशि जब हम निकालते हैं तो वो अधिविकर्ष कहलाता है। अब इसी कंडीशन के आधार पर हमको बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ देखिए लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। जो हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा कैश बुक का, ठीक है, उसके अनुसार हमको बनाना है। तो जो हमारा कैश रोकड़ बही का क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि रोकड़ बही हमारा हमेशा डेबिट होता है, यदि क्रेडिट होता है यानी रोकड़ बही का जो बैंक शेष होगा वो क्रेडिट हो गया, यानी हमारा क्या अधिविकर्ष है। अब अधिविकर्ष के आधार पर जब हम बैंक समाधान विवरण तैयार करेंगे तो इसका जो लास्ट में उत्तर आएगा वो क्या होगा, पासबुक के नाम शेष आएगा, ठीक है। पासबुक का नाम शेष जो कि वो भी अधिविकर्ष होगा, यानी पासबुक का डेबिट बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस शेष पर पासबुक। और यदि हम पासबुक के नाम शेष या अधिविकर्ष को आधार मान करके बैंक समाधान विवरण बनाते हैं तो इसका जो उत्तर आएगा लास्ट में वो होगा रोकड़ बही के अधिविकर्ष का बैलेंस, ठीक है। तो ये दोनों सेम कंडीशन है और ये दोनों सेम कंडीशन है। और जब हम इसको सवाल में बनाएंगे तो इसको याद रखेंगे कि ये और ये दोनों क्या है, इनके कंडीशन को और इनके कंडीशन को हमको समझना होगा और देखना होगा। आगे इसके बाद आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा, आपको सवाल करके दिखाऊंगा कि कैसे सवाल को आसानी से हल किया जाता है।
आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।